चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। मैंने जो आपको बताया है मनी कंट्रोल पे हम इसे कैसे चेक करेंगे वो मैं बताने वाला हूँ आज की क्लास में, ठीक है। तो सबसे पहले ना आप एक एक करके मुझे शेयर्स बताएंगे, फिर मैं बताऊंगा कि आप जब रिसर्च करेंगे तो कैसे आपको रिसर्च करना है, ठीक है, कैसे वो पैरामीटर्स को आपने देखना है और फिर स्टॉक का सिलेक्शन करना है। तो यहाँ पर मैं आपसे ही एक एक करके शेयर पूछूंगा और उनको यहाँ पर वेरीफाई कराऊंगा। तो सबसे पहले आप बताओ मोहित, तो मोहित ने बोला HDFC बैंक, ठीक है। तो हम क्या यहाँ पर टाइप करेंगे HDFC, तो ये HDFC आ गया। तो अब सबसे पहली चीज यहां पर HDFC की एक बेसिक इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी। तो आप देख सकते हैं HDFC बैंक, यहां पर एक बेसिक इंफॉर्मेशन है जो HDFC के बारे में आपको नजर आ रही है। मैंने आपको बहुत सारे पैरामीटर सिखाए थे, उन पैरामीटर्स को आपने यहां से वेरीफाई करना है। पर यहां पर सबसे पहली चीज, ये कौन सा सेक्टर है? तो बैंकिंग के लिए कौन से पैरामीटर्स अच्छे हैं आपको उसे सोचना पड़ेगा। तो बैंकिंग के लिए आप देखते हो अच्छा मॉनसून हेल्प करता है, लोअर इंटरेस्ट रेट हेल्प करते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने सिखाई थी। पर्टिकुलरली अगर हम किसी स्टॉक के बारे में देखेंगे तो हम उसके पर्टिकुलरली उसके NPS के बारे में देखेंगे, उसके कासा रेशो देखेंगे, उसके बारे में हम और बहुत सारे पैरामीटर्स देखेंगे। अब यहाँ पर जैसा कि आप जानते हो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके सामने है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले हम देखेंगे TTM EPS, अर्निंग पर शेयर। तो मुझे एक बात बताओ, अर्निंग पर शेयर कितना है इसका? 84.20, 85 मान लेते हैं। अब ये नीचे आप देख रहे हो YOY इंक्रीज बता रहा है 2%, तो EPS बढ़ना अच्छी बात मानी जाएगी। तो क्या HDFC बैंक का EPS बढ़ना इसके लिए अच्छा है या बुरा है? तो जवाब है अच्छा है। दूसरा आप देखोगे कि यहां पर आपको ऑल टाइम हाई नजर आएगा और दूसरा यहां पर आपको नजर आएगा 52 वीक हाई 52 वीक लो। अब ध्यान से एक बात समझना कि बिना टेक्निकल चार्ट देखकर आपको कैसे पता चलेगा कि शेयर बुलिश है या बेरिश, वो बताने जा रहा हूं। तो जब भी 52 वीक हाई के पास कोई शेयर होता है तो वो बुलिश कंसिडर किया जाता है और 52 वीक के लो के पास होता है तो वो बेरिश कंसिडर किया जाता है। तो HDFC बैंक का जो हाई है वो है 1757 रुपए का और अभी का जो प्राइस है वो है 1700 के पास का। तो आप देख रहे हो कि इसका जो लो है 52 वीक का वो है 1363 रुपए का। तो ये हाई के करीब हुआ या लो के करीब हुआ? तो इसका मतलब है बुलिश हुआ। तो HDFC बैंक जो है वो बुलिश है टेक्निकली, अभी फंडामेंटली बात नहीं की, टेक्निकली, ठीक है। अब यहां पर आप देखोगे कि इसका जो P रेशो है, जैसा मैंने आपको बताया था बैंकिंग, फार्मा, IT, FMCG इनका P हमेशा हाई होता है। तो यहां पर आप देखोगे कि जो इसका P है वो कितना है? 20 का है और सेक्टर का जो P है वो कितना है? 19। तो सेक्टर से ज़्यादा P हो गया इसका, तो इसका मतलब है बराबर ही मान लेते हैं हम। तो ना ये अच्छा माना जाएगा ना ही आउट परफॉर्मर माना जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ समझ लो, अगर सेक्टर का P यहाँ पर 20 होता और इस शेयर का 10 होता तो इसका मतलब क्या था कि ये अपने सेक्टर का आउट परफॉर्मर शेयर है। पर अभी ये दोनों बराबर हैं, इसका मतलब है कि यहाँ से हमें कोई सेंस नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर आप देखो बुक वैल्यू पर आ जाओ। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जो बुक वैल्यू होती है IT, फार्मा, FMCG और बैंकिंग की वो हमेशा कम होती है। तो बुक वैल्यू को आप अवॉइड भी कर सकते हो, पर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 450 के आसपास की बुक वैल्यू है, ठीक है। और प्राइस टू बुक वैल्यू जो शेयर है वो है 3.77, यानी 4 का जो पैरामीटर है उससे थोड़ा सा कम। पर यहाँ पर हम ना तो PB देखेंगे और ना ही बुक वैल्यू देखेंगे क्योंकि ये इन चारों सेक्टर में नहीं देखी जाती, ठीक है। अब यहाँ पर डिविडेंड यील्ड पे आ जाओ। तो ये तो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि कोई कंपनी डिविडेंड दे रही है कि नहीं। अब ये डिविडेंड यील्ड क्या होता है ये समझ लो। आप बैंक में जब पैसा रखते हो तो बैंक में जब पैसा रखते हो तो जो रिटर्न मिलता है वो परसेंटेज में नहीं मिलता है, और वो कितना मिलता है? 6.5%, 7%। तो उसी तरह से अगर आपने 100 रुपया कंपनी में लगाया तो आपको कितने % का रिटर्न मिला ये डिविडेंड यील्ड से पता चलता है। तो यहाँ पर 1.13 का डिविडेंड यील्ड है, मतलब 100 रुपए पर 1 रुपया 13 पैसे का रिटर्न, 1.25% का रिटर्न आपको मिला है सालाना तौर पर। तो ये बुरा नहीं माना जाता। जिन शेयर्स के डिविडेंड यील्ड 2 के पास होते हैं वो बहुत अच्छे माने जाते हैं और 1 के ऊपर जो होते हैं वो अच्छे माने जाते हैं। तो 1 के ऊपर ही है डिविडेंड यील्ड तो अच्छा माना जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
अब ये बेसिक इंफॉर्मेशन यहाँ पर समझ में आ रही है आपको सब? बेसिक में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम ना थोड़ा सा और आगे चलेंगे और इसको हम थोड़े एडवांस लेवल पर क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप इसको ड्रैग डाउन करोगे ना तो आपको नीचे पीयर कंपैरिजन नजर आएगा। तो हम ये देखेंगे कि बैंकिंग सेक्टर के जो पीयर्स हैं इसके, उसका कंपैरिजन जब हम करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि ये शेयर जो है वो कितना बेहतर है या कितने यहाँ पर कुछ कमी देखी जा सकती है। अब यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करना आप लोग, इससे पहले एक और चीज़ मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो सालाना तौर पर ना इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने कितनी खरीदारी या बिकवाली की है, हमें यहाँ से पता चलता है। तो आप देखोगे कि जो म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं उन्होंने यहाँ पर अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। कितना बढ़ाया है? 3.72%। और यहाँ पर जो FIIs और FPIs हैं उन्होंने इसको घटाया है। कितना? अब ध्यान रखो, नेट नेट तो बढ़ा है ना। 3.72% खरीदा गया है, 3.8% बेचा गया है। तो यहाँ पर खरीदना ज़्यादा है, बेचना कम है, तो ये पॉजिटिव एस्पेक्ट माना जाएगा। नेट नेट खरीदारी हुई है इस साल इंस्टीट्यूशंस की। तो जब इंस्टीट्यूशंस खरीदता है ना तो ये अच्छा माना जाता है। इससे भी बेहतर क्या होता, दोनों खरीदते तो और अब बेहतर माना जाता। ईयरली बेसिस, वैसे तो देखो क्वार्टरली बेसिस पर अपडेट होता है, पर ईयरली बेसिस पर हम यहाँ देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, मार्च एंडिंग तक का लिखा हुआ है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर देख रहे हो ये क्वार्टरली आपको अपडेट मिलेगा यहाँ पे। अब आ जाओ यहाँ पर, तो इसे कहते हैं पीयर कंपैरिजन। तो पीयर कंपैरिजन क्या होता है? पीयर कंपैरिजन सेम ग्रुप की जो कंपनीज होती हैं उनको बोला जाता है पीयर कंपैरिजन। अब यहाँ पर हम यहाँ से शुरू करते हैं। अब आप देखोगे कि बैंकिंग सेक्टर में क्या होता है, जो बैंकिंग की इनकम है वो कैसे होती है, लोन दी जाता है और लोन से जो इनकम आती है उसको बोलते हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन। तो यहाँ पे नेट इंटरेस्ट मार्जिन आप देख रहे हो, जो अर्निंग है इंटरेस्ट की वो कितनी हो रही है HDFC बैंक की, ये यहाँ पर समझ में आ रहा है। तो आप ये देख पा रहे हो कितना है। तो हाईएस्ट किसका है? तो कोटक बैंक इस मामले में सबसे अच्छा हुआ। सेकंड किसका है? तो सबसे कम किसका है? अब देखो ये इस रीजन से भी है क्योंकि आपने देखा कि इसका ना मर्जर हुआ था। अगर आप इसे अगले साल देखोगे ना तो यही चीज़ें बहुत बेहतर नजर आएंगी आपको, पर अभी क्यों बुरी नजर आ रही है? क्योंकि इसका पिछले साल क्या हुआ था, मर्जर हुआ था HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक का, ये रीजन है। तो अब यहाँ पर पीयर कंपैरिजन करके आपको समझ में आ रहा है कि भाई कोटक महिंद्रा बैंक सबसे अच्छा बैंक है। अगर हम प्राइवेट सेक्टर बैंक की बात करें तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन से तो यही समझ में आ रहा है। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। आगे चलते हैं तो इंटरेस्ट अर्न जितना भी किया परसेंटेज में हमें यहाँ पे नजर आ गया। कैपिटल एडिक्वेसी रेशो, कैपिटल एडिक्वेसी रेशो का मतलब है कि बैंक के पास कितना पैसा है, पर्याप्त धन, जिससे वो अपने खर्चे और बैंकिंग के जो भी ऑपरेशन है उसको निपटा सकता है। तो यहाँ पर आप देखो कैपिटल एडिक्वेसी रेशो सबसे ज्यादा किसका है? कोटक महिंद्रा बैंक का। तो अभी सेकंड अच्छी चीज हमें कोटक में मिल गई, कैपिटल एडिक्वेसी रेशो भी सबसे ज्यादा अच्छा है। बावजूद उसके स्टॉक ने परफॉर्म नहीं किया, ये बस परेशानी वाली बात है कि स्टॉक ने पूरे साल में भी 2% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। पर अगर HDFC की बात करें तो इसका 18-19% का कैपिटल एडिक्वेसी रेशो है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कैपिटल एडिक्वेसी रेशो इसका 19% का है और सालाना जो रिटर्न दिया है वो फ्लैट ही दिया है, आधे % के आसपास। अब ये है रिटर्न ऑन इक्विटी, आपकी इक्विटी कितनी ग्रो करी है। तो सबसे तो ये मैंने पैरामीटर में आपको बताया था 20 के ऊपर अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पर 20 तो किसी का भी नहीं है, पर हाईएस्ट किसका है? यहाँ पे ICICI बैंक का है। और सेकंड हाईएस्ट किसका है? ठीक है, और कोटक का यहाँ पर सबसे कम है क्योंकि स्टॉक ने परफॉर्म ही नहीं किया। अब यहाँ पर देखोगे प्राइस टू बुक, ठीक है, यानी बुक वैल्यू के कंपैरिजन में प्राइस किसका सबसे कम है। तो यहाँ पर बाजी किसने मारी है? इंडसइंड बैंक ने। पर यहाँ पर क्योंकि मैंने बताया था IT, फार्मा, FMCG और बैंकिंग को आपने अलग चश्मे से देखना है, तो यहाँ पे इन चीज़ों को ज़्यादा आप महत्व नहीं देंगे। ठीक है, पी हमें यहाँ पर नजर आ ही रहा है, सबसे ज़्यादा पी देखो किसका है? HDFC बैंक का है। ठीक है, और अब मार्केट कैप पे आ जाओ तो सबसे बड़ा मार्केट कैप 12 लाख करोड़ का किसका है? HDFC बैंक का। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से। तो आपने जितने भी पैरामीटर अभी तक देखे उसमें सबसे अच्छा बैंक कौन सा आपको लगता है? कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक, शाबाश, कोटक महिंद्रा बैंक। और अभी चला भी नहीं है। ठीक है, तो सारे पैरामीटर्स के हिसाब से सबसे ज्यादा फेवरेबल जो एस्पेक्ट है वो है कोटक महिंद्रा बैंक के लिए। तो हम कोटक महिंद्रा बैंक को यहाँ पर क्या देते हैं? ग्रीन फ्लैग देते हैं। ठीक है, अब HDFC को थोड़ा आपने ट्रैक करना है, टेक्निकल चार्ट पे ब्रेकआउट देखना है। अगर वो मिलता है तो इसे खरीदा जा सकता है, अदरवाइज
अभी तो देखो इससे अच्छे ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, तो इसलिए पीयर कंपैरिजन करके ये आपको पता चलता है, बट फिर भी हम कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। तो अब हम आ जाते हैं इसकी बैलेंस शीट पर, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ उसकी बैलेंस शीट, क्योंकि वो गवर्नमेंट सेक्टर बैंक है, प्राइवेट सेक्टर बैंक है ना ये सारे। अब यहाँ पे देखो आ जाओ, ठीक है। अब हमेशा ध्यान रखना बैंकिंग में कैश फ्लो को नहीं देखना है आपने, बाकी हर जगह देखना है, ठीक है, क्योंकि किसका पैसा है ये, पब्लिक का पैसा है, ठीक है। तो यहाँ पे रेशोज देखेंगे हम। अब ये रेशोज हैं आपके सामने, ठीक है। अब रेशोज में बहुत सारे रेशोज आ जाते हैं, तो आपको मार्जिन रेशो सबसे पहले देखना है, ये मार्जिन रेशो। मार्जिन में भी मैंने आपको एक चीज बताई थी, नेट प्रॉफिट मार्जिन पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। अगर नेट प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा तो स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा, ये गारंटीड है। देखो हमेशा ध्यान रखो, मैं तुम्हें एक छोटी सी चीज समझाता हूं जिससे तुम क्विकली समझ पाओगे कि किसी कंपनी का रिजल्ट अच्छा आने पर स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा या अच्छा आने पर भी नीचे चला जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि तुम देखते हो कि स्टॉक में जब रिजल्ट आता है, क्वार्टरली रिजल्ट आता है, तो टीवी एंकर हमेशा बोलते हैं रुकिए ज़रा इसका रिजल्ट देखते हैं, इसका रिजल्ट आ चुका है और इसके रिजल्ट में जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो 2% बढ़ चुका है। आप देखोगे जैसे ही उसने बोला नेट प्रॉफिट मार्जिन बढ़ चुका है, यानी ये, तो ये 1 बेसिस पॉइंट भी बढ़े ही अच्छा माना जाता है। तुम अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो, कैसे पता चलता है? तुम्हारी सैलरी 1 लाख रुपए, 1 लाख से बढ़ के हो गई 1,01,000 रुपया, तो ग्रो करी या नहीं करी? आपने ग्रोथ की ना लाइफ में, क्योंकि 1 रुपया आप ऊपर आ गए। तो 1 रुपया ही चाहे सही, आपने ग्रोथ तो की। ठीक उसी तरह से मार्केट चाहता है ग्रोथ को, ये नहीं चाहता कितने परसेंट हो। तो अगर ज्यादा परसेंट होगा तो वो बेहतर माना जाएगा, बट कितना भी अगर बढ़कर आएगा तो मार्केट उसे क्या करेगा? अप्रिशिएट करेगा, ठीक है। तो जब भी नेट प्रॉफिट मार्जिन किसी भी वजह से बढ़ जाए, शेयर पर उसका इंपैक्ट पॉजिटिव ही आता है, ये ध्यान रखना। आ रहा है समझ में? ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये रिटर्न रेशो आप देख सकते हो। अब रिटर्न रेशो में भी आप देख रहे हो ये डिक्रीज कर रहा है। तो एचडीएफसी बैंक क्यों नहीं चला है? बैलेंस शीट पे आ रहा है, प्रॉफिट मार्जिन गिरा है। फिर आप देख रहे हो रिटर्न ऑन एसेट्स गिरा है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड गिरा है, ठीक है, और जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो भी गिरा है। तो ये सारे के सारे जो प्रॉफिट रेशियोज हैं वो गिरे हुए हैं, इसलिए स्टॉक का जो प्राइस है नहीं चला है, ठीक है। क्योंकि देखो बैलेंस शीट पर ना वो रीजन मिल जाता है आपको शेयर के चलने का या ना चलने का। तो जितने भी रेशो अभी हमने देखे एचडीएफसी बैंक के बारे में, वो क्या बता रहे हैं कि भाई अभी वो पॉजिटिव नहीं है, राइट। उससे बेहतर ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। तो जब बेहतर ऑप्शन अवेलेबल है तो आप कहां पर बाय करेंगे? बेहतर को। तो एचडीएफसी बैंक की बैलेंस शीट उतनी ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, ठीक है। तो अब अगली बैलेंस शीट देखते हैं, ठीक है। मेरा नाम है अतुल। मैं एक नामी होटल में मैनेजर के तौर पर जॉब करता था। मार्च 2020 में लॉकडाउन के दौरान मेरी जॉब चली गई। उसके बाद मुझे घर चलाने और बच्चों के भविष्य की चिंता होने लगी। फिर मैंने शेयर मार्केट के फील्ड में ऑनलाइन कुछ करने का प्लान किया, लेकिन मुझे शेयर मार्केट का ABCD भी नहीं आता था। फिर मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म को खोजने लगा जो मुझे घर बैठे सही और सरल भाषा में शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना सिखा सके। तभी मुझे मिला NIFM का ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर बहुत से ऐसे कोर्स थे जिनसे मैं अपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के सपनों को पूरा कर सकता था, जैसे कि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग बिगिनर्स कोर्स, NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, एडवांस लेवल स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, टेक्निकल एनालिसिस कोर्स, फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स, ऑप्शंस ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट कोर्स और ना जाने ऐसे बहुत से कोर्स उपलब्ध है। फिर मैंने www.onlinenifm.com की साइट पर जाकर NIFM का NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स को ऑनलाइन परचेज किया, जिसको सीखने के बाद मैंने जाना कि शेयर मार्केट से पैसा कमाना कितना आसान है। बस आपको एक सही प्लेटफॉर्म की जरूरत है, जो है www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वजह से मैंने लॉकडाउन के दौरान शेयर मार्केट से अच्छी इनकम भी जनरेट की। थैंक्स NIFM, जिसकी वजह से आज मैं एक होटल मैनेजर से प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाया। कॉल 8588868475 और विजिट www.onlineinfm.com।
www.onlinenifm.com।